नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज अपने बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ हूँ। ख़ास मेहमान इसलिए क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट के रूप में, हमारे फैमिली मेंबर के रूप में और इस इंस्टीट्यूट के लिए आज वो एक मेंटोर के रूप में भी काम करती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी शख्सियत से अपनी पहचान हर जगह छाप छोड़ जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है रितु सिंह। रितु जो कि आरटीओ अयोध्या के पद पर हैं और इन्होंने आरटीओ अयोध्या के पद पर काम करने के दौरान कई महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा सप्ताह और कई सारे इनोवेटिव डिजिटल ट्रांजैक्शंस, डिजिटलाइजेशन से जुड़े काम किए। उसके पूर्व उन्होंने अपने विभाग में रहते हुए कई सारे महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिस्ट्री एमए, नेट और जेआरएफ होने के साथ साथ एकेडमिक्स के लिए भी एक शानदार और बेहतरीन करियर बना सकती थी, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विसेज को चुना। और सिविल सर्विसेज के साथ साथ जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी रही, जिस तरीके से उन्होंने अपने विभाग में रह करके शासन की नीतियों को लागू किया, जिस तरीके से उन्होंने एक सक्रिय सिविल सेवक के भूमिका के रूप में काम किया और अपनी पढ़ाई के दौरान जब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, वो मेरे संपर्क में आई। और आज जिस मकाम पर हैं, हम खुद उनसे जानेंगे उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी बैकग्राउंड के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी तैयारियों के बारे में। और जब वो यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का इरादा लेकर के आई तो क्यों उन्होंने सिविल सर्विसेज को अपना करियर चुना। एकेडमिक्स में वो बहुत अच्छी थी, उसमें भी जा सकती थी, और कैसे उन्होंने अपने जीवन को देखा। आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे रितु सिंह से। रितु, आज बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि आप हमारी स्टूडेंट रही हैं और अपने घर में अपने लोगों का स्वागत नहीं किया जाता है। नहीं, it's like a family. हाँ, it's my home. तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने बारे में बताएं। आपके पिताजी, आपके माताजी, घर परिवार, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, आपने कब सिविल सर्विसेज में जाने के लिए सोचा? सर, सबसे पहले तो मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाया। और जो हमारे फादर थे वो 1972 बैच के पीसीएस थे, मिस्टर हरपाल सिंह। तो पापा को मैंने जब बचपन में देखा था, आइडिया तो वहीं से आ गया था। सिविल सर्विसेज आपके रगों में दौड़ रहा था। सिविल सर्विस में जाने का आइडिया आ गया था। और मेरी मम्मी जो हैं वो भी एक सोशल वर्कर है और बहुत एक्टिवली समाज के लिए, गरीब लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कार्य करती हैं। ऑफिसर्स लेडीज़ एसोसिएशन की भी वो काफ़ी हर शहर में अध्यक्षा और ये सब रहीं। उन लोगों के जो उन्होंने संस्कार दिए और जो मैं एजुकेशन दी, तो वो मुझे एक प्रेरित किया उन्होंने कि मैं भी एक ऑफिसर बनूं। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है, क्योंकि पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, जाहिर सी बात है, तो मैंने सेंट मेरीज मुरादाबाद, देन मेरा विल्सोनिया कॉलेज मुरादाबाद, सर पदमपत सिंघानिया कानपुर से मेरी स्कूलिंग हुई। और जो मेरा ग्रेजुएशन है, मैंने बीए किया था विद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, तो वो मेरा एएनडी कॉलेज कानपुर से हुआ। और उसके बाद फिर आगरा ट्रांसफ़र हुआ तो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से मैंने एमए हिस्ट्री में किया। और उसी के बाद एमए करते करते ही मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया था। आई गॉट अ वेरी गुड एजुकेशन। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जो भी टीचर्स मिले स्कूल के टाइम पर या कॉलेज के टाइम पे, वो बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत संजीदा थे। बहुत उन्होंने जो एजुकेशन इम्पार्ट करने का तरीका था वो बहुत सीरियस था। लाइक इंग्लिश अगर पढ़ाई जा रही है तो ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान था। अगर हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई गई। बीए में मैं नोट्स बनाती थी, 23 बुक्स सामने रख लेती थी, जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स जो बहुत ही ओरिजिनल कहीं नहीं मिलती थी। कुछ पापा की भी थी तैयारियों के समय की, और एल बाशम वगैरह सब उस तरह। वंडर दैट वाज इंडिया। तो उस तरह की टेक्स्ट बुक्स से मैंने अपने नोट्स बनाए बीए के लिए। और इसीलिए फिर ये हुआ कि बीए करते ही एमए के फर्स्ट ईयर से ही मेरा सिलेक्शन जो है वो पीसीएस
हो हो गया। गया। तो आपने उस समय कभी एकेडमिक्स में जाने का नहीं सोचा? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक बहुत बहुत सक्सेसफुल, लोकप्रिय, पॉपुलर टीचर भी होती, और शायद स्टूडेंट्स के बीच में होता कि रितु मैम जैसा टीचर कभी कोई हुआ ही नहीं। सर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ में हुआ एमए फर्स्ट ईयर के बाद, तो मेरे जो एक सर थे वो कुछ समय के लिए हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए, उनके जगह मुझे 3 महीने कॉलेज में पढ़ाने का भी मौका मिला। एंड उस समय मैं आईएएस का प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो मैं बहुत डिलीजेंटली अपने पढ़ाने का भी काम करने लगी, और बस वो कॉलेज, क्योंकि आई वॉज अ जेआरएफ स्कॉलर, तो कॉलेज का हक था कि वो मुझे कह सकते थे पढ़ाने के लिए, और मैं पढ़ाती थी। और जिस क्लास से मैंने सुना था कि पहले सिर्फ 10 बच्चे पढ़ते थे, फिर उसके बाद 72 की पूरी स्ट्रेंथ बैठती थी। एंड जब फ्रांस से एक टीम आई बाहर से, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में, तो उनको भी मेरे क्लास में लाया गया कि हमारे कॉलेज में ऐसी पढ़ाई होती है। हाँ, तो इतना ही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ कि जो हमारा प्रदेश का उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रबंधन अकादमी उपाम है, जी जी जी, जो वहाँ पर हमारे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी और अन्य विभागों के ऑफिसर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग पर आते हैं, वहाँ आप अक्सर लेक्चर्स के लिए जाती हैं, और बड़ी आपकी डिमांड रहती है कि रितु मैम की क्लास होनी चाहिए। जी सर, मैं उपाम में भी मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य टॉपिक्स पे मैं लेक्चर देती हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी। इसमें जो है ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि वी गेट टू इंटरैक्ट विद द फ्यूचर ऑफिसर्स, द प्रोबेशनर्स। तो आईएएस के भी बैचेस होते हैं, उसमें पीसीएस और पुलिस ऑफिसर्स। तो एक लंबे समय से मैं वो लेक्चर्स देती आ रही हूँ, और मेरा जो फोकस होता है वो यही होता है कि उनको सेंसिटाइज कर सकूँ, और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से मैं कुछ शेयर कर सकूं कि उनको किसी भी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जर्नी पे निकले हैं एडमिनिस्ट्रेशन में के फील्ड में, तो इसमें किस तरह से वो आगे बढ़े। तो ये कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों का मिक्स होता है, तो लोगों को शायद वो चीज़ें पसंद आती हैं। दूसरा, एक बहुत जेन्युइनली हम बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एकेडमिक्स में भी आ सकते थे, बट पापा को मैंने देखा बचपन से, मतलब मेरा जन्म हुआ तो पापा एसडीएम थे। उनको देखते देखते मुझे बताया जाता है कि मैं बचपन में ही बोलने लगी थी कि मैं भी ऑफिसर बनूंगी, और उसी तरह से मतलब वो बचपन में ही मेरे कहीं ना कहीं आइडिया इनकलकेट हो गया था कि ऑफिसर बनना है। लेकिन ये एकेडमिक्स या टीचिंग में का जो वो है, या जेआरएफ नेट क्वालिफाई किया मैंने, तो उसका शौक मेरा इधर उपाम के जरिए, और इवन जो हम कभी कभी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो उनको भी कुछ अच्छा शिक्षा देनी होती है, तो वो मोटिवेट करने के लिए उसमें काम आता है। तो आपके घर में, आपकी आबो हवा में, घर के आबो हवा में, आपकी रगों में सिविल सर्विसेज दौड़ता रहा। किस साल आप यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुई? सर, मेरा जो यूपीपीसीएस का बैच है वो 2000 है, जिसका रिज़ल्ट आते आते और मेरी ज्वाइनिंग होते होते 2002 में मैंने ज्वाइन किया था एज ए आरटीओ। उसके बाद भी मेरी इच्छा रही कि मैं आगे एग्ज़ाम दूं, बट ऑफिशियल उसकी वजह से उतना नहीं उसमें रिज़ल्ट आ पाया। लेकिन मैंने देखा कि जर्नी है वो हमारी बचपन से शुरू हो जाती है। मेरा ये मानना है कि आपको किताबों से और उससे पढ़ के आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। ये आपको ऑफिसर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपका उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार आपको जब देख रही है एज ऑफिसर, तो उसके जो बेसिक प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो होते हैं कि द ऑफिसर शुड बी न्यूट्रल, पॉलिटिकली न्यूट्रल, न्यायप्रिय होना चाहिए, रैशनल माइंड होना चाहिए, बिल्कुल, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए उसका, टीम लीडरशिप होनी चाहिए उसके अंदर। अगर आप इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच होना चाहिए, तो जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं आपको किसी किताब से पढ़कर या मात्र टेक्स्ट बुक से पढ़कर नहीं आती है। इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, तो आपकी पर्सनालिटी में इम्बाइब होना चाहिए, और वो जर्नी शुरू हो जाती है जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो लक्ष्य अगर आपने बचपन में निर्धारित किया है तो आपको वो जर्नी वहीं से शुरू करनी चाहिए। आपको सेल्फ ग्रूमिंग सबसे पहले करनी चाहिए। अगर आप न्यायप्रिय हैं तो आप न्यायप्रिय ऐसे नहीं बन सकते, आपको अपनी सोच वैसे ही डेवलप करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर प्रकरण, कोई भी मैटर आपके पास आता है तो आपको दोनों पक्षों को सुनने की वो होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एंड देन यू जज नॉट ओनली द फैक्ट्स
बट द कंडीशंस, रीजंस बिहाइंड एनी एक्शन टेकन, तो वो सब चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी तो बात होती है कि ग्रूमिंग आपकी, और जो आपके एथिक्स हैं, क्योंकि एथिक्स के बिना एक ऑफिसर वैसा ही है जैसे कि एक रोबोट को हमने एक कोई कार्य दे दिया। तो एथिक्स पे आपको बहुत वर्क करना है। ह्यूमन वैल्यूज, सेंटिमेंट्स, एथिक्स के बिना आप एक ऑफिसर को उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने जो संस्कार दिए उसमें ऑनेस्टी का जो एलिमेंट था वो सर्वोपरि था। और आज भी जब भी अगर कोई मुझे बोलता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, तो मेरे मुंह से सबसे पहले ऑटोमेटिकली निकलता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टली, जेन्युइनली आपको अपनी पर्सनालिटी में ये सब चीजें इम्बाइब करेंगे, देन आपको करंट अफेयर्स भी आप ये नहीं सोच सकते कि अभी 6 महीने जो है बच्चा है तो जीएस जैसे है। तो जीएस इज सच अ वास्ट टॉपिक कि आप उसको एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप सारा हिस्ट्री उसमें आता है, इकोनॉमिक्स आता है, देन आपका ज्योग्राफी है, सोशल फैक्टर्स भी हैं, देन अगर यूपी का एग्जाम है तो उसमें यूपी से स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सारी चीज़ों के लिए आपको जीएस के, अगर आप एज अर्ली एज पॉसिबल ड्यूरिंग योर एजुकेशन अगर आप वो सब चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो आपको इट पेज अ लॉट। जैसे अगर मैं बताऊं कि जब लाइट चली जाती थी तो पापा बाहर बताते थे, स्पेस में देखा के कि वो कॉन्स्टलेशन है, वो सप्तऋषि मंडल है, ये सप्तऋषि मंडल है। मम्मी कहती थी कि वो दूध पियो, धूप में बैठो, विटामिन डी मिलेगा। तो आई रिमेम्बर कि मतलब इवन बिफोर स्टडीइंग दैट थिंग इन बुक्स, हम लोग को वो चीजें, तो ये सब मतलब पेरेंट्स भी इस पे ध्यान दे सकते हैं कि अपने बच्चों को जीएस, जनरल नॉलेज के संपर्क में रखें, क्योंकि एक दिन में सब कुछ ब्रेन में नहीं घुसता है। देन बहुत महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो है गुरु का होना, द राइट कोच, जिसमें कि कोचिंग्स की या आपके एक पर्सनल जो भी टीचर हैं या जो गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, वो उनकी भूमिका शुरू होती है। एंड देयर आई वुड से कि सर आप हमारे गुरु हैं, ये हम सब का सौभाग्य है, क्योंकि फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड आप ही के शब्दों में जो आपका कहना है, हम सब ये मानते हैं। जितने भी बैचेस हैं, मैं तो काफ़ी सारे बैचेस के संपर्क में यहाँ पर आई, ऑन एंड ऑफ मैं ड्यू टू वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट मैं लोगों के संपर्क में आई। मैंने देखा कि आपको सर जो रिस्पेक्ट मिली, जो स्नेह लोग आपसे, आपके स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि यू आर सो जेन्युइन। आपने उनको पहली बात तो जो सिखाई, मूल मंत्र सिखाया कि पैसे के पीछे नहीं भागना है। आई हैव सीन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी जब आई थी तो मैंने आपसे फीस के लिए रिक्वेस्ट की थी और आई एम वेरी लकी कि आपने कभी अपने मुंह से मुझसे पूरी फीस देने को नहीं कहा, और मैंने जितनी भी दी, जब भी दी, आपने उसको मतलब कभी पूछा भी नहीं होगा कि कितनी इन्होंने जमा की। उन्होंने कहा ठीक है, वो शी वांट्स टू स्टडी। तो एक अन्य जगह मैंने देखा कि लोगों को न्यूज़पेपर के लिए भी पैसा देना पड़ता था, और यहाँ आपने एसी रूम्स प्रोवाइड किए बच्चों को पूरा दिन बैठने के लिए, पूरा दिन ग्रुप स्टडीज करने के लिए, एंड दैट पेड अ लॉट। कितने सिलेक्शंस यहाँ पर हुए, पूरे पूरे बैचेस सर निकल गए, पीसीएस में, आईएएस में, जुडिशरी में, हमारे सामने देखते देखते सब लोग ऑफिसर्स बन गए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो जो वैल्यू आपको, जैसे कि कहते हैं, जैसे गुरु सिखाते हैं तो बच्चे भी वैसे, जो आपके सिखाए हुए स्टूडेंट्स ऑफिसर्स बने, उनमें आज भी वही इनोसेंस है, बिकॉज वी हैव गॉट सो मेनी गुड फ्रेंड्स, जो कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चले गए, कोई इनकम टैक्स में है, कोई पुलिस में है, कोई पीसीएस है, बट हम लोग जब मिलते हैं तो उनमें वही इनोसेंस है, और वो उतने ही सेंसिटिव हैं अपने अपने फील्ड्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो वर्क कर रहे हैं। तो द क्रेडिट गोज टू यू, हैट्स ऑफ टू यू सर। तो इसी तरह के टीचर्स की, गुरु की, मार्गदर्शक की हमें ज़रूरत है आज के जीवन में, क्योंकि आज भी हम लोग कभी पर्सनल लेवल पे या बच्चों को लेके किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो आपसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें आपसे पढ़ने का अवसर मिला। जो आपने सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, आप इतने प्रैक्टिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट्स से उसको पढ़ाते थे, सारी जो मुश्किल मुश्किल थ्योरीज थी, वही चीज़ें अगर हम टेक्स्ट बुक में पढ़ें तो तुरंत नींद आने लगती थी, बिकॉज पूरा दिन ऑफिस भी करना है और वो भी करना है, उसके बाद ऑफिस के बाद
थोड़े समय आके देखना भी है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें एक मेंटल इमेज बनती है और वो एग्जाम में आंसर लिखते समय वो सब चीज़ें काम आती हैं। और जो कॉन्फिडेंस इम्बाइब किया आपने कि नहीं नहीं व्हाट यू आर थिंकिंग इज राइट, तो बुकिश नॉलेज की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमने आंसर्स में अपने ऑफिस के जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे थे तो वो भी मैंने उसमें डाल दिए अपने आंसर्स में। एंड आई थिंक वो इतना पसंद आया लोगों को कि मुझे तैयारी का समय बहुत कम मिला, लेकिन मुझे उसके बावजूद 82% 85% मेंस में मिल रहे थे। वो बहुत मुझे लगता है कि इट पेज अ लॉट। किताबें पढ़ना जरूरी है, लेकिन धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। एक फिल्म आई थी, उसमें अजय देवगन शायद थे, जहां तक मुझे याद है। वो एक बड़े जबरदस्त पुलिस ऑफिसर बने, सिंघम। और उस फिल्म के आने के कुछ दिन बाद मैंने ये देखा सुना और मीडिया में कि साहब हमारे भी प्रदेश में एक आरटी ऑफिसर हैं, उनको लेडी सिंघम कहा जाने लगा। और बड़ा ये चला, ये लेडी सिंघम वाला क्या एपिसोड था, थोड़ा सा जरा बताइए। सर, जब हम अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं, कार्य क्षेत्र हमारा ऐसा है कि परिवहन विभाग इतने लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि हर कोई ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के लिए कहीं ना कहीं परिवहन विभाग में आता है। तो हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहा कि लोगों को सीधे सुविधा मिले, उनका काम आसानी से हो, उसमें किसी भी मिडिल मैन का, अनऑथराइज्ड पर्सन का कोई इंटरवेंशन ना हो। हमेशा हमारे जो भी शासन होता है वो हमेशा यही चाहता है कि हम इसी तरह का एक लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शिता युक्त। हाँ जी। तो मैंने जब ये जो सो कॉल्ड टाउट्स होते हैं और जो अनाधिकृत लोग होते हैं उनके लिए मैंने हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उनको हटवाया और लोगों को जागरूक किया कि वो सीधे आके मुझसे मिलें, और या फिर बाबू से अपना जो है पेपर्स दिखाएं और अपना जो भी अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन प्रक्रिया करें। तो इन चीज़ों से इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हुआ कि अगर हम आरटी ऑफिस जाएंगे और अपना काम करा सकते हैं, तो हमारे ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। एक दिन में मुझे याद है कि मैं 100 150 टेस्ट लिया करती थी धूप बारिश में खड़े होकर। और साथ ही जो इस तरह के गलत काम करने वाले लोग हैं, लोग अपना प्रोफेशन ही बदल लिए। तो मीडिया जो है, मीडिया को तो सब, और जनता को, ये जनता है सब जानती है। तो मीडिया को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि एक नई ऑफिसर आए हैं और जो इस तरह से अनाधिकृत व्यक्तियों के लिए इतने सख्त हैं। तो उसी में उन्होंने ये टाइटल दे दिया लेडी सिंघम, और जो कि धीरे 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 जनता में भी ये पहुंच गया। और लोग कभी अगर तारीफ करते हैं तो बीच में लेडी सिंघम भी जोड़ देते हैं कभी कभी। और मार्क ट्वेन ने भी कहा है कि द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रूथ इज यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। तो इन चीज़ों को हमने आत्मसात किया, और मुझे लगता है कि अगर हम अपने नज़रों में अपना सम्मान करें तभी हम दुनिया वालों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमको सम्मान की निगाह से देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कहीं अगर मूंगफली भी ले रही हूँ तो लोग आते हैं अपनी बेटियों को मुझसे मिलवाने कि ये देखो, हम आपके मैडम के ऑफिस में गए थे, मैडम अनाउंस करती थी कि अगर किसी ने कहीं पर कोई अनाधिकृत व्यक्ति से कोई बात की है तो आप प्लीज़ अपने पैसे वापस ले ले, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वैलिड फीस देनी है। तो ये मैं अनाउंस किया करती थी। लोगों को कई बार मैंने इस चंगुल से मुक्त भी कराया। डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इवन आईपीएस ऑफिसर्स से भी मुझे ये चीज़ सुनने को मिली कि यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा दलाल जो। तो ये चीज़ें सुखद अनुभूति देती हैं। और सर, यही आपकी नौकरी का जो आत्मसंतोष है, जिस नीयत से, जिस उद्देश्य और एक ग्रेटर गोल के साथ आप नौकरी में आए, अगर आप उसको मेंटेन रख सकते हैं, अगर आप अपने सोल की वो पवित्रता मेंटेन रख सकते हैं, तो ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा दूसरों से उसकी वैलिडेशन चाहें, क्योंकि सच के रास्ते में कठिनाइयाँ भी होती हैं, संघर्ष भी होते हैं। मेरी गाड़ी पूरी ऐसे ही अनाधिकृत व्यक्तियों ने पूरी गाड़ी एक तरफ से स्क्रैच कर दी थी, तो मैंने घर में बताया भी नहीं, सीधे उसको सर्विस सेंटर भेज दिया। मैंने कहा घर वाले टेंशन करेंगे।
तो ये संघर्ष तो होते हैं, और कई बार ऐसा होता था कि ओवरलोड ट्रक्स पकड़े, बहुत बड़े बड़े लोगों के माफिया टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह की गाड़ियां चलवाते हैं, तो आ गए लोग 12-13 गुंडों को लेके ऑफिस में, बट आई नेवर सबमिटेड टू एनी रॉन्ग प्रेशर। अल्टीमेटली हमारा देश जो है वो सब कुछ उसको लगेगा, और देश का ही नाम रोशन होता है जब हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर सर आपने जो हम लोग को एक मूल मंत्र दिया था, कभी आपने किसी क्लास में बोला था, वही हमने बहुत अपना एक आइडियल वाक्य बना लिया कि कभी महक की तरह हम गुलों से उठते हैं कभी महक की तरह हम गुलों से उठते हैं, कभी धुओं की तरह पर्वतों से बनते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। राहत इंदौरी साहब, ये सर आपने सुनाया था कभी क्लास में, और उसको हमने अपना सूत्र वाक्य बना लिया है कि अगर हौसले हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट के नाते जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की तो क्या प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आती हैं, क्या दिक्कतें, दुश्वारियां, समस्याएं आती हैं जो आजकल के बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो परेशानियां आपको आई वो उनको न फेस करनी पड़े और उनकी तैयारी थोड़ी आसान हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस और जो पैटर्न है, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। मेरे पास हमेशा, क्योंकि टाइम का थोड़ा क्रंच रहा, और जो मेरी शुरुआती तैयारी हुई वो आगरा में रह के हुई, तो आगरा में भी मेरे एक गाइड सर थे, तो उन्होंने मेरे लिए खुद पढ़ा पहले और उसके बाद मुझे पढ़ाया। तो हाँ, तो उनका भी बड़ा योगदान रहा मेरे सिलेक्शन में। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने ये सिविल सर्विसेज का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो वो एक इसके लिए टाइम टेबल बनाकर, क्योंकि बैलेंस ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स में ना पढ़े कि बहुत सारी किताबें ले ली, बहुत सारा यहाँ से भी वहाँ से भी किसी ने बताया उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, उनके नोट, बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैंने देखा भी है। कभी कभी हम लोग को भी ऐसा लगता था कि हमें भी ये करना चाहिए, और फोटोकॉपी करा ली, लेकिन वो फोटोकॉपी अगर पलट के नहीं देखी तो वो नहीं। तो इग्नू, मुझे लगता है कि इग्नू की जो बुक्स हैं जो उस वक्त आती थी तो वो काफ़ी हेल्पफुल थी, एंड एनसीईआरटी और इसके लिए जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं, मुझे लगता है सभी लोग ये बताते हैं, लेकिन शायद जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उसको सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं, अमल में नहीं लाते। हाँ, और वो आजकल तो ऑनलाइन मीडिया ने और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है ज्यादा कर दिया है कि बेसिक एनसीईआरटी और इग्नू को वो न देख करके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर इधर उधर, मुझे लगता है उनका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया है। शॉर्टकट नहीं है इसका, तो हाँ, तैयारी का शॉर्टकट नहीं है। और ये ऑनलाइन समटाइम्स, मतलब आपको अगर ऑनलाइन भी आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि किस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। कभी कभी एक छोटे से इनसिग्निफिकेंट पॉइंट पर पूरी एक वीडियो 20 मिनट की तैयार कर दी जाती है, बट मुझे लगता है कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इट अप्लाइज टू एवरी काइंड ऑफ एग्जाम, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप देखें तो आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक निकाल सकते हैं कि फोकस और पैटर्न क्या रहता है। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट हों, लेकिन फ्लेवर समझ में आ जाता है कि आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको मॉडर्न इंडिया में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है तो आपको किस एंगल से पढ़ना है, उसको एक्चुअली एग्जामिनर क्या पूछेंगे। उसी तरह से सीसैट में और डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें मैं यही टिप दूंगी कि डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अपनी सोच अच्छी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप देख पा रहे हैं कि किसी भी हालत में आपको इमोशनल होके, ओवर इमोशनल होके कोई वो नहीं लेना है, आपको विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ही डिसीजन लेना है। आपको अनबायस्ड डिसीजन विद रैशनल माइंड एंड अ साइंटिफिक अप्रोच, आपको वो डिसीजन लेना है। जैसे आई रिमेम्बर
कि एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक ही टीका बचा है वो आप किसको दोगे गांव में, उसके 3-4 ऑप्शन थे। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस थे कि अगर कोई डूब रहा है तो आप किसको बचाओगे पहले। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली आपको इस चीज को जज, आपकी बेसिक पर्सनालिटी को जज करने के लिए होते हैं, और जिसकी पर्सनालिटी अपने आप से ही उस तरह की हो कि वो रैशनल होकर अपना डिसीजन ले सके, विद इन रूल्स ले सके, तो वो सही ऑप्शन पे ही टिक लगाएगा। सही कह रहे हैं। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है। अगर हम कहें कि जैसे एक एग्जाम्पल तो हमने यही बताया कि कॉन्स्टलेशन और ये सब, कई बार हम एग्जाम में वो सब बचपन तक की चीजें याद आती हैं। बिल्कुल। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज है, इल्म का खजाना कभी मुख्तसर नहीं होता, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। जी, पढ़ाई कभी। और ये भी बात है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी उसी दिन से शुरू कर चुके होते हैं जिस दिन से आपने होश संभाला होता है। आप जो कुछ स्कूल में सीखते हैं, घर परिवार में देखते हैं, समाज में देखते हैं, अच्छा बुरा जो भी कुछ आपकी लर्निंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई होती है, वो तो सब आपकी तैयारी का हिस्सा बनते चले जाते हैं। आपने अगर आसपास गरीबी देखी है तो यू विल बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पुअर पीपल। और इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी सफलता में कभी भी अकेले आपका एकमात्र योगदान नहीं होता है। आपका घर परिवार, माता पिता, गुरु, शिक्षक, मित्र और आपके शत्रु भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। शत्रु अगर है, या यूं कहें कि जिनकी लाइन एंड लेंथ आपसे नहीं मिलती है, जिनके विचार आपसे नहीं मिलते हैं, शत्रु से मतलब उनका भी बड़ा योगदान होता है, जो विरोधी लोग हैं। हाँ। और अगर आप किसी से कंपटीशन करना चाहते हैं, आप ये देख रहे हैं कि उसका सिलेक्शन क्यों हो गया, वो तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था, है ना, और मैं तो 24 घंटे पढ़ता था, मैं तो 20 घंटे पढ़ता था या पढ़ती थी। तो ये देखना चाहिए कि एक्चुअली वो उन 2 घंटों में क्या इनपुट ले रहे हैं और किस तरह से आउटपुट ले रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी किताबें देख ली, रेफर कर ली, और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आपने देखा। उसके बाद अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगेन आई वुड से कि मेंटल इमेज जो होती है, जो अपनी हैंडराइटिंग के शब्द होते हैं, जब हम लिखते हैं तो अलग अलग रजिस्टर्स, अलग अलग शेप के रजिस्टर हुआ करते थे मेरे, कि कुछ मेडिवल के दूसरे होंगे और एंशंट का लंबा सा रजिस्टर होगा, टेबल्स बने होंगे। तो वो मेंटल इमेज हमें पता होता था कि यजुर्वेद में अगर कोई चीज़ थी, मतलब कोई अगर फीचर पूछा गया कि ये फीचर, इस गॉड की पूजा कौन से वेद में बताई गई है, या कितनी हिम्स हैं, क्या हैं, तो हमें पता होता था कि हमने टेबल के 3rd कॉलम में ये चीज पढ़ी थी। वो मेंटल इमेज बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल। इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स आई कैन रिमेम्बर दोज थिंग्स। मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ तो रिटेन हम नहीं कर रहे, लेकिन हिस्ट्री में तो मैं कह सकती हूँ कि ज्योग्राफी में भी बहुत सारी चीज़ें हमें उस मेंटल इमेज की वजह से या अपने बनाए नोट्स की वजह से याद रहती हैं। तो मेरा एडवाइस है, सिंसियर एडवाइस है कि आप लोग प्लीज़, अगर कुछ मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको लिखिए ज़रूर। तो आपके लिखने से एक तो आपको ये भी पता रहेगा, सेल्फ असेसमेंट होगा, और क्वेश्चंस ज़रूर उसमें ट्राई करने चाहिए। विद इन दैट टाइम फ्रेमवर्क आपको अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। ये सब चीज़ें देखें। ऐसे राइटिंग में भी सर यूपीएससी में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। तो वहाँ पर यही है कि फैक्ट्स के साथ साथ आपको एनालिसिस होना चाहिए, और गवर्नमेंट किस तरह से सोचती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप, अल्टीमेटली गोल हमारा क्या होता है कि देश को हमें विकसित करना है। बिल्कुल, देश को विकसित करना है, हर वर्ग को हमें एक इंक्लूसिव ग्रोथ देना है, ये सब चीज़ें हैं। तो जब आप ऐसे लिखते हैं, या आप कुछ भी आप प्रोज में कोई आंसर अपना लिख रहे हैं जिसमें कि आपको अपने विचार व्यक्त करने की भी आज़ादी हो थोड़ी सी, तो आप उसमें अपनी सोच को प्रदर्शित करिए। आप वो ऑफिसर, गुड ऑफिसर वाली सोच को प्रदर्शित करिए कि किस तरह से आप उसमें, अगर आपको मौका मिला ऑफिसर बनने का, तो आप कैसे देश में आप कैसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दूसरा जो एक है कि कभी घबराना नहीं चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। अगर कहीं पर आपको कम नंबर भी मिल रहे हैं, आपको पेपर में लग रहा है कि मुझे तो कुछ पढ़ा हुआ मेरा नहीं आया, हुआ मेरे साथ भी कि मैं फुल टाइम ऑफिस कर रही थी और मैंने मात्र 3-4 दिनों के उसमें मैंने मेंस दिया, उसी में मैं सीढ़ी से भी गिर गई। तो मैं मुझे याद है। उस वक्त मैं
बैठने की स्थिति में नहीं थी, मेन चल के पा एग्जाम रही के थी कुछ लेकिन दिन बैठ पहले नहीं ही पा आप रही थी। गिर गई थी। हाँ, तो आई यूज टू कैरी अ टायर ट्यूब और उस पे बैठ के, तो जब मैंने पेपर देखा तो उसमें तो 8 क्वेश्चंस आते थे। अब का जो पैटर्न है हाँ, वो वो बहुत बदल गया। प्रैक्टिकल है। हाँ, बहुत बदल अब गया। का पैटर्न बहुत प्रैक्टिकल है बिकॉज इट जजेस यू इन अ होलसम मैनर। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आपको बहुत जगह अपने विचार व्यक्त करने के, तो वहाँ क्वेश्चंस 8 में से 5 करने होते थे, तो उसमें तो बहुत कम चॉइस है। मुझे लगा कि मुझे तो ये हुआ, तो मैं अपना लग गई, मुझे बीए का जो मुझे याद था, एमए का कुछ याद था, तो उसके आधार पे मैंने अपने आंसर्स बहुत लिखे, अच्छे से लिख लिए। ड्राफ्ट। अब जब एग्जाम खत्म हुआ तो बगल का कैंडिडेट बोला कि मैम यहाँ पूरा हॉल सन्नाटे में बैठा था और आप लिखे भी जा कॉपी रही में थी। कॉपी लिए जा रही थी। मैंने कहा अच्छा। हाँ, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, कि हो सकता है वो आपके लिए जो डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, और आप हो सकता है उसमें अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। एंड लकीली उस पेपर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 88% मेरे आए थे। बिल्कुल याद है मुझे। अच्छा रितु, आप को सर्विस में आए हुए आरटीओ अधिकारी के रूप में हम लोग देखते हैं, और आपका तो अनुभव और कार्यक्षेत्र वो है कि हमारे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं ना हो, लोग सुरक्षित चलें। आप लोग उसके लिए जन जागरूकता और ट्रैफिक सप्ताह, पखवाड़ा, ट्रैफिक नियमों का लोग पालन करें। आप इस मंच के माध्यम से शासन की नीतियों को लागू करना और लोगों को एक सुरक्षित परिवहन और यातायात के नियम बताना, इसके लिए क्या क्या उनको आप टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि जब आप देखते हैं सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वो केवल एक व्यक्ति के चोट लगने या जान जाने की बात नहीं, पूरा का पूरा परिवार, उसका आर्थिक ढांचा, और कितनी तकलीफ दे जाता है। ये तो सर जो रोड सेफ्टी है या सड़क सुरक्षा जो है, ये हमारे परिवहन विभाग का एक अभिन्न अंग है, और इस पर बहुत सीरियसली वर्क हो रहा है। और हम लोग इसके लिए जो जन जागरूकता, जैसे कि आपने कहा कि पखवाड़ा, सड़क सुरक्षा माह सब मनाते हैं, जिसमें रैलीज भी करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी जाके अवेयरनेस करते हैं। बट ये सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो सबसे प्रभावी कदम है वो तो हर इंसान, चाहे वो सड़क, क्योंकि सड़क का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी चला रहा है चाहे वो पैदल जा रहा है, बिल्कुल, तो वो उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, एक जीवन शैली के रूप में अपने आप को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को आत्मसात करना होगा। इसके लिए जैसे आप कहते हैं कि एक मोबाइल के लिए भी हम लोग स्क्रीन सेवर और बैक कवर और सब लोग लेते हैं, लेकिन हाईवे पे आदमी जा रहा है तो हेलमेट नहीं लगा रहा है, तो आखिर सिर्फ डर से वो हेलमेट अगर लगा रहा है तो यहाँ हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। ये खुद से लोगों को होना चाहिए, और इसके लिए बचपन से हेलमेट लगाने के नाम पर कुछ न कुछ वैसे ही टोपी नहीं की तरह वो पहन लेते हैं। BIS मानक वाले हेलमेट ही लगाने हैं। इसमें अभी नो हेलमेट नो फ्यूल वाला भी कंसेप्ट हमारे परिवहन आयुक्त लेकर आए, जिसके नाते कि पेट्रोल पंप पे आपको फ्यूल ही नहीं मिलेगा। तो लेकिन ये सब चीज़ें हैं कि हमें इतने एग्रेसिव एक्शंस लेने की ज़रूरत तो समय के साथ इसलिए पड़ी क्योंकि लोग अभी तक भी अवेयर, जानते होते हुए भी कि जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, उसको ढाल नहीं रहे हैं। तो इसको अपनाइए। दिल्ली में जाते हैं तो लोग तुरंत हेलमेट लगा लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश को भी मेरा हमेशा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश को आप चाहे वो अयोध्या हो, जैसे जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पूरी विश्व की निगाहें वहाँ टिकी हैं, तो उसको हम एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें कि जब वहाँ पर कोई आए तो सड़क सुरक्षा के, यातायात के नियमों का पालन इतनी अच्छी तरह से हो रहा हो, और ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है जीवन, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा, बच्चों को अगर आप समय से पहले बाइक खरीद के दे रहे हैं 18 वर्ष की आयु से पहले, तो इसमें पेरेंट्स का भी दोष है, और इसके लिए पीनल एक्शन भी है कि आप उनको जुर्माना, और ऐसे पेरेंट्स जो नाबालिग से गाड़ी चलवाएं तो उनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने का भी व्यवस्था है। लेकिन सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का भान होना चाहिए, और हमारे घर में ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भतीजी है मेरी, तो वो पीछे बैठकर भी सीट बेल्ट लगाती थी, छोटी सी। तो ये सब चीज़ें अगर हर परिवार करे तो हम निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। अपनी लेन में चलना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, या मोबाइल पे बात करना। लोग सोचते हैं कि सिर्फ 1 मिनट ही तो है, हम अटेंड करके बता देंगे, लेकिन उस अटेंड करने में फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में एक्सीडेंट्स कैन हैपन। तो ये इस पे जो है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए मैंने अयोध्या में मेरा चालक मेरा मान
एक अभियान शुरू किया था, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पर भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला वहाँ पर। तो मेरा मान में मैं चालकों को, बस ड्राइवर्स को मैं और टेम्पो वालों को, सभी को उनके बीच में जाके, ई रिक्शा चालकों को भी सड़क पे जाके उनको मैं बताती थी कि आप ऐसा उदाहरण पेश करिए अपने व्यवहार से, अपने चलाने के तरीके से, कि यहाँ से जाने के बाद लोग कहें कि अयोध्या का जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो एक नमूना जैसा होता है कि जब विदेश से भी कोई आ रहा है और कुछ दिन के लिए हमारे देश में आ रहे हैं और वो दर्शन के लिए आ रहे हैं या पर्यटन की दृष्टि से आ रहे हैं, तो यहाँ से जाकर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन लेके मॉडल ड्राइविंग का एक हमारे पास उदाहरण दे रहे हैं। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा, क्योंकि कुछ महीनों बाद जब मैं नेक्स्ट कुछ वर्ष आ रहा था, वर्षा ऋतु या कुछ ऐसा था, तो तब मैं गई तो बस ड्राइवर कहने लगा, कहीं गोरखपुर जा रही थी बस, ड्राइवर कहने लगा, मैम हमें याद है आपने पहले भी बताया था, तो हम तब से ये बिल्कुल लगा के रखते हैं। तो मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी कि अगर हम कुछ लोगों के जीवन में भी, उनकी कार्यशैली में भी उनके परिवर्तन ला सकते हैं और लोग उस चीज को याद रखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और अपना अपना योगदान सबको देना चाहिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसे कि सरकार के हर विभाग में डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन सेवाएं, कंप्यूटरीकरण, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। परिवहन विभाग में क्या क्या ऐसी सेवाएं हैं जिनका आज की तारीख में हमारे देश का एक नागरिक बिना आरटीओ दफ्तर जाए उन सेवाओं का लाभ ले सकता है? उसके लिए क्या कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, क्या करे कि उसको, और कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जिसमें उसको इस तरीके के जो बिचौलिए हैं, मिडिलमैन हैं, उनके चंगुल में भी ना फंसना पड़े और उसका काम भी सुगमता से, आसानी से, सुविधा से अपने घर पर बैठे हो जाए? सर, जैसा कि आपने बताया कि आजकल जो है एआई का या टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हमारा परिवहन विभाग भी समय के साथ और शासन की मंशानुसार उसी दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। उसी के नाते हमारी सभी सेवाएं लगभग कुछ एक को छोड़कर ऑनलाइन हो चुकी हैं। आप लाइसेंस लीजिए, परमिट लीजिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो, सब कुछ हमारा आज ऑनलाइन है। उसके लिए कहीं पर भी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे लर्नर लाइसेंस है, तो पूरा प्रोसेस आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से घर बैठे इंसान बनवा सकता है। और वो ये अवेयरनेस उनको होनी चाहिए कि ये सुविधा सरकार दे रही है, और इसी में कई बार कुछ अनाधिकृत लोग जो होते हैं, वो लोग उनको विफूल करने की कोशिश करते हैं कि ये अगर आप ऐसा करेंगे, संपर्क करेंगे तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सुविधा तो सरकार ही दे रही है। इतनी बड़ी बात है कि आप घर के कंप्यूटर पे फीस जमा करिए, आधार कार्ड से अपने को उसमें ऑथेंटिकेशन करिए, और वहीं पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, और वो आपका जो लाइसेंस है वो भी आप खुद ही प्रिंट कर सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको जाना ही नहीं है। उसके बाद परमानेंट लाइसेंस की अगर बात करते हैं, तो उस समय भी आपको फीस का जो प्रोसेस है, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, कागज अपने एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ वगैरह अपलोड करनी है, वो सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं। मात्र आपको बायोमेट्रिक्स के लिए और गाड़ी टेस्ट देने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो बहुत सरल कर दिया है। उसमें ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक्स हमारे यहाँ बन गए हैं। अयोध्या में भी DTTI बना हुआ है, सरकार ने बनाया है, बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें ट्रैक्स बने हुए हैं, ट्रैक्स में सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर जो है वो खुद ही बताएंगे कि कहाँ चालक ने या एप्लीकेंट ने गलतियाँ की, और वो पूरा कंप्यूटर पे उसका पाथ बन जाएगा, किस पाथ से वो गया और कितने हर गलती पे उसको नंबर कटेंगे। तो ये पूरा AI और सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें हैं। तो साथ ही जैसे अभी एक हमने विभाग ने एक नई सेवा शुरू की, परिवहन चैटबॉट। अच्छा, तो ये AI का इसमें यूज हो रहा है। एंड 8005441222 नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजते हैं, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू दैट चैटबॉट, और वो आपके उसमें हम लोग नोटिसेस भी अपलोड कर रहे हैं। मान लिया हम बकाए के या परमिट खत्म होने के, चालान के नोटिसेस किसी के हैं, तो वो हम लोग उस पर अपलोड कर रहे हैं। ये अभी और इसको परिष्कृत करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये सब नए इनोवेशंस हैं।
और अगर बात करें कुछ समय पहले की, तो मेरे ऑफिस से ही लखनऊ में वाहन सॉफ्टवेयर का जो शुरू हुआ था, नया वाला जो उसका सॉफ्टवेयर था, प्लस ऑनलाइन जो लर्निंग का टेस्ट था, वो भी मेरे ऑफिस से शुरू हुआ था। क्या बात। तो ये जो उसके इनिशियल हिकअप्स थे वो भी हम लोगों ने, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं सारा काम बारीकी से खुद देखती थी, अप्रूवल वगैरह के समय सारे जो उसके एंट्रीज होती थी वो मैं चेक करती थी कि एप्लीकेंट ने क्या क्या भरा है, सब कुछ। तो मेरा जो फीडबैक था वो एनआईसी ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया उस समय, और लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ, इतना अच्छा काम पहले कभी नहीं हुआ। और इसी प्रोसेस में सर जो अवार्ड्स वगैरह मिले, कि माननीय राज्य महिला आयोग से अवार्ड मिला और उत्कृष्ट कार्य के लिए, और लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन से वुमन अचीवर अवार्ड मिला। अगर आपके अचीवमेंट्स की एक फहरिस्त बनाऊं तो शायद उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तमाम न्यूज़पेपर्स में लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन से लेकर वुमन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, गवर्नमेंट अवार्ड्स, यू आर सच ए डेकोरेटेड ऑफिसर। वो सर अपना कर्तव्य करते रहें अगर हम लोग विद रियल हार्ट, बिकॉज योर वर्क स्पीक्स बेस्ट अबाउट योर सेल्फ एंड योर जॉब टेस्ट यू एज एन ऑफिसर एवरी डे। करेक्ट। तो अगर आप सारे जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बस आप अच्छे दिल से, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन योर द वर्क्स यू डू, और मन लगा के आप अपना काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन दोनों मिलता है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा और बार बार कहता हूँ, whatever you do in your life, throw your head, heart and hand into it, or you don't do it. वो 100% एब्सोल्यूट कमिटमेंट के साथ करें। 100% कमिटमेंट के साथ करना चाहिए, उसको कहीं इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए आप बहुत ही सिंसियर रहें हमेशा, और पब्लिक फोरम पे भी कभी, अब जैसे एक नई चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ भी लोग बोल देते हैं या सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, तो वो चीज़ें भी, उन चीज़ों को भी बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि आप जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करें, क्योंकि आप समाज के लिए एक तरह से आप एक उस वर्ग में आ गए हैं कि लोग आपको रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। तो आप अपने व्यवहार से दूसरों के लिए एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करें, कि उत्कृष्ट उदाहरण पर पेश करें। हाँ, यू आर ट्रेंड सेटर, क्योंकि बहुत सारे दूर गांव देहात में बैठे लोग भी हो सकता है कभी आपके किसी प्रोग्राम में आए, कभी आपका एक भाषण सुने और वहीं से उसको वो स्पार्क मिले कि ये मुझे भी ये एग्जाम देना चाहिए और मैं भी एक ऑफिसर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने दिल दिमाग से और कॉन्स्टिट्यूशन और नियमों के दायरे में रहकर काम करते हैं तो रिकॉग्निशन अवश्य मिलता है और ऊपर वाला भी आपका साथ जरूर देता है। अच्छा, तो जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बता रही थी, जैसे हमारे आईटी टीम के कंप्यूटर हेड ये मान लीजिए है प्रतीक जी, हम लोग का जैसे डीएल है वो शायद 10 साल के लिए बनता है, उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। नहीं सर, इसके अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित है और जो उसका टाइम फ्रेम है वो भी अलग अलग है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब एवरीथिंग इज नहीं, वो एज के लिए भी होता है। एंड अगर आपका कमर्शियल लाइसेंस है तो वो उसके लिए आपका टाइम फ्रेम अलग होगा और इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट एंड सेंट्रल मोटर जो रूल्स हैं हमारे, और उसमें अभी काफी सारे चेंजेस भी होते रहते हैं। तो लेकिन सब कुछ सर सॉफ्टवेयर में फीड होता है तो वो ऑटोमेटिकली सब चीजें उठा लेता है। तो आप यहीं पे आप समझिए कि अब जो डेटा हम लोग कंप्यूटर से ही फोटो खींचती है, कंप्यूटर से ही सब डेटा उठाता है, आधार कार्ड से लिंक्ड हो गया है, तो यहाँ पर किसी तरह की फोर्जरी या उसकी संभावना भी खत्म हो जाती है और डेटा फिल्टर भी बहुत अच्छे से होता है। बिकॉज जब हम देख रहे थे कि पूरे प्रदेश स्तर पर मैंने डिजिटाइजेशन का काम देखा है तो उससे लोगों को कितनी हेल्प मिली कि अब उनको ऑफिस जाकर फाइल नहीं ढूंढवानी है, अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं ढूंढवाना है। आपको सिर्फ आप कहीं पर भी अपने घर बैठे आप अपना लाइसेंस नंबर उसमें डालेंगे तो वहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिस प्रोसेस के लिए ऑफिस आना है तो उस प्रोसेस के लिए बस आप ऑफिस, गाड़ी बेचनी खरीदनी हो या आपको लोन कटवाना है,
परमिट लेना है। परमिट एक ज़माने में कुछ दिनों का प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में विद इन अ डे और टू आपने अप्लाई किया और आपको तुरंत मतलब वो सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको ऑफिस भी नहीं आना है। कि हमने ये ट्रांजिशन देखा है डिपार्टमेंट का कि फ्रॉम मैनुअल टू टोटली बीइंग ऑनलाइन, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और निश्चित तौर पे आगे भी लोग आ रहे हैं। मेरे उनको यही एडवाइस है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है इट हेल्प्स अ लॉट। जैसे हम लोग भी अच्छी तरह से स्कीम्स को या योजनाएं जो थी हमारी विभाग की या सरकार की जो भी योजनाएं थी उनको अच्छी तरह से लागू इसीलिए कर पाए क्योंकि ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ही कंप्यूटर कोर्स कर लिया था और कंप्यूटर कोर्स करने से हमें जो उसके बेसिक्स थे वो पता थे, कुछ हमारा अपने अंदर जिज्ञासा का भाव भी रहता था। तो जो हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स आते थे एनआईसी के, उनसे भी मैं सवाल पूछती थी कि ये चीज़ कैसे होगी, ये कैसे होगा। तो ये खुद से करने का भाव जो है ये बहुत एम्पावर करता है। तो हमारी जो गर्ल्स हैं जो हमें सुन रही हैं या जो इच्छा रख रही हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट ही नहीं, चाहे वो टीचर बनना चाह रही हैं या बैंक में जाना चाह रही हैं, तो कहीं पर भी आप जाना चाहते हो, ये चीज़ें आपको हर जगह काम देंगी। आप अभी से अपने आप को इसके बारे में सेंसिटाइज करिए। टेक्नोलॉजी के ओरिएंटेड होना एक आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी चीज़ को समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन वो इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू एंड कीपिंग यू अहेड ओवर अदर्स। बिल्कुल। तो हमारे बाबू भी बहुत सारे कुछ 50-55 साल के जब बाबू हो जी होते हैं, अरे साहब ये कंप्यूटर कैसे चलाए, तो हमने कहा बैठो हम बता रहे हैं। हम उन्होंने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, जो हमारे डीवीएस होते हैं उनको बुलाया एंड एक आध हफ्ते में सब लोग अपना काम से, अब वो इतना खुश होते हैं कि साहब जो है स्टेटस को हाँ तोड़ने की कि जरूरत है। हम सोचते थे कि ये सिर्फ नए लड़कों का काम है, लेकिन साहब आपने तो सब चीज़ें बता दी, अब तो सब चीज़ें हम लोग हाँ आसान हो गई। हम भी करेंगे कंप्यूटर वाला का, और अब तो सब कुछ कम, ये तो मतलब थोड़े समय पहले की बातें हैं, बट अब तो सब चीज़ें ही ऑनलाइन हो गई हैं। सब चीज़ें कंप्यूटर, आपको हर पटल पर कंप्यूटर दिखेगा। आप घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। आपको टैक्स के लिए ऑफिस जाना ही नहीं है। और यहाँ पर फिर मैं कहूँगी कि हर जिम्मेदार नागरिक को अपने टैक्सेस ज़रूर पे करने चाहिए। गाड़ियों पर लगने वाला जो रोड टैक्स है वो नाहक ही लोग बकाया रखते हैं कि अभी नहीं कल कर देंगे और उस पर फिर जुर्माना लगता रहता है। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने कई अच्छी स्कीम्स भी लाई, जैसे एक मुश्त समाधान योजना और इस तरह की योजना है। तो इसमें ड्यूरिंग माई पोस्टिंग इन हेडक्वार्टर्स मुझे मौका मिला कि इन सब का जो ड्राफ्ट्स थे उसके प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व रही एज असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो चीज़ें पॉलिसी मेकिंग में अगर हमारा कहीं ना कहीं योगदान होता है जो ड्राफ्ट्स प्रिपरेशन में, क्योंकि फील्ड का भी फीडबैक होता है, वो एक्सपीरियंस भी हमारा काम आता है, और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनका मार्गदर्शन होता है, हमारे जो नेतृत्व होता है उसका मार्गदर्शन होता है। तो ये सब चीज़ें सर बहुत अच्छा एक एनरिच्ड फीलिंग देती हैं। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। आपको अपनी तैयारी के दौरान अच्छा, पहले तो आप जब यहाँ आई तो कब आई, और समय अगर कुछ याद हो या कुछ घटनाएं उस दिन की, उस समय की कुछ मेमोरीज हो आपके सर यहाँ रहने के दौरान, जब आपने पढ़ाई की, कुछ यहाँ की यादें जो आप बताना चाहें। हाँ जी सर, एक तो जैसे मैंने कहा कि सर आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, मुझे एक और ऑफिसर थे उन्हीं के माध्यम से मुझे पता चला कि बहुत अच्छा यहाँ पर जो पढ़ाई और इसका माहौल है। आई ऑल्सो ट्राइड कमिंग हियर, और मैं आई। सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ गोल्स बहुत था, उसके बाद फैकल्टी बहुत अच्छी थी। एंड मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे जो पहले के जो टीचर्स थे हमारे, जैसे कि हम आफ्ताब सर, क्या बात, जो हिस्ट्री उन्होंने पढ़ाई, मुझे आफ्ताब साहब लेजेंड। हाँ, तो जो हिस्ट्री का जो उनका पढ़ाने का तरीका था कि अगर वो आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में या पेंटिंग पढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ऐसा लगता है जैसे जीवंत हो गई हैं।
उसी तरह से पांडे सर जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे, या भदौरिया सर लाजवाब। पढ़ाते थे। ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, ऑप्शनल था, बट उसके बाद भी मुझे बहुत वो ड्रेरी लगता था, बहुत ही बोरिंग टाइप का लगता था। बट सर ने इस तरह से पढ़ाया कि हमें लगता था कि हम एक्चुअली उन कंट्रीज को देखा है, विजिट करा है, वहाँ के वो अपने किस्से भी सुनाते थे जो वहाँ, क्योंकि उन्होंने इतने सारी कंट्रीज विजिट की थी। तो इस तरह के बहुत ही लर्नेड आपके सभी जो फैकल्टी मेंबर्स थे, तो ये हमें एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। और वो मैंने देखा कि मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आगे भी एज एन ऑफिसर वो बहुत हेल्प किया। इफ़ आई एम सिटिंग अमिडस्ट सम लर्नेड पीपल, और मैं अगर 4 लोगों के बीच में बैठ रही हूँ, तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता है जिस पे शायद हम लोग को कुछ जानकारी ना हो। ये क्योंकि हम लोगों ने जो क्लास में सुनी जिस तरह से लेक्चर्स, वो एक केवल बुकिश नॉलेज पर नहीं, वो एक अप्लाइड एस्पेक्ट पर भी आधारित था। ड्यूरिंग माय स्पीच, अब जैसे हमने बिपिन चंद्रा जो है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, तो अभी 15 अगस्त का हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, बिल्कुल, तो मुझे बिपिन चंद्रा के वो पढ़ाए हुए पन्ने पूरे उसी तरह से दिख रहे थे। और मैंने अपनी स्पीच में महिलाओं का जो योगदान था, महिला स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता, मैडम भीकाजी कामा और रानी गैडलियो, तो इन सब का मैंने योगदान के बारे में अपने डिपार्टमेंट के, अपने अधीनस्थों को भी मैंने उनका ज्ञानवर्धन किया। इसी तरह से कभी कभी हम देखते थे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं कि जापान क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो चीज़ें मैं बताती थी। तो ये मुझे लगता है कि एज अ होल आपका जो लक्ष्य है वो तो आपको अचीव करता ही है, बट इट मेक्स यू एन एम्पावर्ड एंड एनरिच्ड पर्सन। वेरी ट्रू। तो ऋतु, एक बात आपसे आज जरूर पूछूंगा। मैं बहुत दिनों से सोचता था, उस समय भी जब आप तैयारी कर रही थी, आपका सिलेक्शन हो चुका था, आप कैसे इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर उस समय मैनेज कर रही थी, और वर्क लाइफ बैलेंस, पढ़ाई लिखाई? शायद ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हार्ड वर्किंग हूँ मैं, परसिवरेंस है, और एक नेवर से डाई वाला एटीट्यूड है। तो जब मैं वर्क फ्रंट पे होती थी तो मैं पूरी तरह से ऑफिस को डिवोटेड होती थी। एंड दिस गोज स्पेशली फॉर लेडी ऑफिसर्स, क्योंकि लेडी ऑफिसर्स को तो घर भी देखना है और परिवार को भी देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। And when I was selected, I was the 6th lady officer in the department. तो लोगों के लिए कौतूहल का विषय था कि आरटीओ है, एक लेडी बनी है। लोग आते थे रूम में तो दे यूज्ड टू इमेजिन कि कोई बैठे होंगे, अंकल जी टाइप्स, बट वो एकदम फ्रेश एमए फर्स्ट ईयर के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, और बिल्कुल मैं बैठी होती थी वहाँ पे। एंड मैंने ऑफिस ज्वाइन करने के पहले दिन से ही अनऑथराइज्ड लोग होते हैं, मेज कुर्सी लगा के ऑफिस के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हटवा दिया पुलिस प्रशासन, क्योंकि पापा भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो नेचुरली कई सारे हमारे ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स, वो भी जानने वाले थे उस समय के। आई रिमेम्बर द देन डीजी श्री विक्रम सिंह जी, तो बहुत डायनामिक ऑफिसर थे, बड़े ख्याति प्राप्त पुलिस अधिकारी, प्रदेश सेवा के रहे हैं। और अभी भी वो मेरे कोई भी अचीवमेंट होता है तो अंकल का आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो उस वक्त भी मैंने बड़े मतलब रिनाउंड पुलिस ऑफिसर, आईपीएस रहे यूपी काडर के, बड़े एक्टिव पुलिसिंग की उन्होंने। आज भी बड़े आज भी वो एकेडमिकली भी एक्टिव हैं, वाइस चांसलर हैं, और मोटिवेट करते हैं, इज अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। तो बहुत अभी भी वो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो मैंने अंकल से कहा कि ऑफिस के बाहर जो है, सुबह मैं गई थी, बहुत सारी मैंने टेबल कुर्सी लगी देखी, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा। तो शाम तक वो सारी टेबल कुर्सियां पुलिस की ट्रक आया और उठा के ले गए। तो दैट गेव अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज टू द पब्लिक कि ये जो नई ऑफिसर आई हैं, क्योंकि ऑनेस्टी के साथ में आई थी, जो हम लोग कहते हैं कि देश की सेवा करना है, जनता के बीच में जाके काम करना है, तो मैंने सिंसियरली उन आइडियल्स को अभी तक मेंटेन किया है। और मैंने फिर जब वो दलालों के या जो भी अनऑथराइज्ड लोग थे, अतिक्रमण था, उसको जब हटवा दिया तो लोगों को एक मैसेज मिला। साथ ही मैं अवेलेबल रहती थी, ऑफिस टाइम में टाइम से जाना और ऑफिस टाइम में पब्लिक को सुनना। तो पब्लिक की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मान लिया बाबू ने कहा कि नहीं आप एड्रेस प्रूफ लेकर आइए ये वाला, तो मैं 7-8 अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो आई यूज्ड टू हियर हिम पेशेंटली,
और हर ऑफिसर को ये ज़रूर करना चाहिए कि उनको जनता को से जुड़कर काम करना चाहिए और उसके जो डाउट्स होते थे वो मुझे क्लियर तो लगता करते है कई थे। बार अगर कोई उच्च अधिकारी अपने सामान्य जनता से केवल उसकी बात सुन लेता सुन है लेता तो उसकी है। आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो और जाती है। अगर नियम में वो चीज नहीं पॉसिबल है तो पोलाइटली हाँ। आप मना कर दीजिए। मैं अपने स्टाफ को यही ट्रेनिंग देती थी कि अगर वो काम नहीं हो सकता है तो आप ऐसे मत बोलिए कि जाओ जाओ जाओ, नहीं आप बोलिए कि और लिख के उनको दीजिए कि ये आपके पेपर में ये समस्या है, उस पे उसके मतलब आप अपने पास भी एक प्रूफ रखिए उस चीज का। और पेशेंटली उनको 7-8 बार भी मैं समझाती थी कि ठीक है आपके पास अगर ये कागज नहीं है तो आप ये ला सकते हैं, ये नहीं है तो ये ला। तो उसी से जनता को जब हमने सुना तो ये छोटी छोटी चीजें थी, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रही थी। मुझे लगा ये सब चीजें नेचुरली हर ऑफिसर को करना चाहिए और लेकिन जनता को ये चीजें बहुत पसंद आई और विद इन डेज फ्यू डेज मेरा जो इस तरह का एक इमेज जो बन गई और जो एक कहना चाहिए कि गुडविल बनी पब्लिक में, उसी के नाते मुझे ऑफिस में काम करने में सहूलियत हुई। जो भी हमें हमारे सीनियर्स का भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। जो सीनियर्स थे वो भी जेंडर सेंसिटिव थे। व्हेन माय सन वाज वेरी स्मॉल तो उस समय भी हमारे बॉस जो हैं आ जाते थे कि स्कूल की गाड़ियां पकड़नी है तो सुबह जो है वो हम लोग स्कूल की गाड़ियां पकड़ते थे और मतलब बिना डरे हम लोगों ने 200-200 लोगों के बीच में से जाकर और हमने गलत ढंग से चल रही गाड़ियों को पकड़ा। तो ये चीजें और फिर हमने घर जाके अपनी फैमिली को भी देखा और यहाँ पे सर आपके जो कैप्सूल्स थे और यू वर अवेलेबल, यू एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स सब लोग अवेलेबल थे कि फ़ोन पे भी आप पूछ लीजिए कोई भी डाउट हो। तो सब चीज़ें थोड़ा चलती रही, बैलेंस और काम हो गया। तो ऋतु आपसे बात करते हुए इतनी सारी जानकारी हुई, इतने सारे अच्छे अनुभव और इतनी पुरानी यादें ताज़ा हुई। एक आखिरी सवाल कि इतने लंबे साल आपकी सेवा का हो गया, आपको क्या लगता है क्या बड़ी चुनौतियां और समस्याएं आपके सामने आई और आपकी बड़ी उपलब्धियां क्या रही? सर चुनौतियों की अगर बात करें, जब मैं डिपार्टमेंट में आई थी, 6th लेडी ऑफिसर थी, तो लोगों के लिए ये एक कभी-कभी ग्रास्प करना भी कठिन होता था। स्वीकार करना मुश्किल होता था। हाँ, ग्रास्प करना कठिन होता था कि गाड़ियां पकड़ रहे हैं हम, हाँ। ओवरलोड ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं काफ़ी शुरू में हमारे लिए भी नई थी, लेकिन विद फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसी तरह से बड़ा भी किया गया था। बचपन में कुंग-फू वगैरह भी सिखाया गया था तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आपको मेंटल करेज भी देती हैं। लेकिन उसमें फिर डिपार्टमेंट का भी पूरा सहयोग मिला और पब्लिक का भी सहयोग मिला। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से हमने अपनी एक स्वच्छ छवि और एक पारदर्शी कार्यशैली जो जब अपनाई ऑफिस में, कि कोई भी टेस्ट, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि इतने साल की सेवा हो गई मेरी, लेकिन आज तक मैंने बिना टेस्ट लिए लाइसेंस नहीं जारी किया कोई। तो ये यहाँ तक, और ये चीज़ें कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि आपकी डुअल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप नियम फॉलो कर रहे हैं, आप नियमों के पक्के हैं, तो वो आप किसी के लिए भी ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे कि मेरी रियल सिस्टर जो है उसका लाइसेंस भी तभी बनवाया गया जबकि वो ड्राइविंग सीख ली थी। मतलब वो बहुत वर्षों बाद, मेरे जॉब में आने के बहुत वर्षों बाद बना। तो लोगों को भी ये बात पता थी। मेरे फादर जो कि कई विभागों के उस वक्त हेड थे, यूपी टूरिज्म के भी एमडी थे और कई सारे विभागों को हेड कर रहे थे, लेकिन उनका भी जब रिन्यूअल होना था तो मैंने कहा पापा आपको ऑफिस आना पड़ेगा। और उस वक्त तो मैनुअल हुआ करता था, मतलब ऐसी बाध्यता भी नहीं थी कि कंप्यूटर में फोटो खींचना, लेकिन मैंने मैनुअल के ज़माने में भी वो नियम पूरी तरह से डिलीजेंटली, बहुत शिद्दत से फॉलो किए। तो वो चैलेंजेस तो इस तरह से थे। फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि नौकरी की शुरुआत में ही डबल चार्ज मेरे पास था। कई बार चेकिंग के लिए भी मुझे समय देना होता था और ऑफिस में भी फुल टाइम पब्लिक को डील करना होता था। एक दिन में कई बार 1000 लोग तक भी हम लोगों ने डील किए हैं, जिसमें कि 300-400 लोग तो कम से कम ऐसा होता है कि वो बाबू लेवल पे भी नहीं, वो सीधे ऑफिसर लेवल पे हमें उनको बात करनी होती है। उन सब के पेपर्स जांचना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखना, बाबू को देखने के बाद भी एक बार मैं खुद भी इंश्योर कर लेती थी। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे, एक तो गलतियां होने की संभावना नहीं रही,
और धीरे धीरे बस यही टाइम बैलेंस, वर्क टाइम बैलेंस जो था हमारा, उसको मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज था, जो कि सभी लोगों के सहयोग से और उससे धीरे धीरे किया गया। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेडी ऑफिसर्स के लिए ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर भी देखेंगी पूरा। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। और मैं एक और बात कहूँगी कि कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति भी हो जाती है कि हाँ, ये बहुत बड़े ऑफिसर हो गए हैं, या ये जॉब, किसी भी तरह का जॉब लड़की अगर करती है तो लोग सोच सकते हैं कि भाई अब तो ये घर के काम नहीं करेंगे। बट आई थिंक एक वुमन होने का जो एसेंस है वो आपकी फेमिनिटी में है। तो आई एंजॉय दोज थिंग्स विच एनी वुमन वुड एंजॉय, लाइक रंगोली है, मेहंदी है, आपके सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इन सब में हमारा एक, मैं तो उसका साक्षात गवाह विटनेस रहा हूँ। मैं तो आपके यहाँ मैंने बहुत कुछ खाया पिया, और परिवार में कई उत्सव। और सर वो तो हमारा सौभाग्य है कि आपका आतिथ्य करने का वो हमें आपकी सौभाग्य रंगोली, मिला। आपका एस्थेटिक सेंस, आपके तो आर्टिस्टिक वर्च्यू को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। That's तो very good. आर्ट के लिए आपने बताया कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो वहां पर आपको सच ही बोलना है। आप ये नहीं कहेंगे वाटर स्पोर्ट्स, अंडर वाटर सी, सच नहीं बोलेंगे तो पकड़ जाएंगे। डाइविंग, वो जान जाएंगे कि आपने कभी समंदर का मुंह नहीं देखा है। लेकिन जो अब जैसे टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा पेंटिंग और पेंटिंग, शूटिंग, चेस, सिंगिंग, ये सब था। तो इस पे भी हम सर अभी बात करेंगे। पहले आपका जो सवाल था उस पर मैं बात करूं कि ये चैलेंजेस थे, और जो अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो मुझे लगता है कि जो पूरा प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छी तरह से हमने सारे जो लाइसेंस जो थे, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रिकॉर्ड्स, वो हमने डिजिटाइज कराए अपने एचओडी के, अपने परिवहन आयुक्त के मार्गदर्शन में। तो उसकी वजह से यूपी ऐसा राज्य बना जिसने भारत सरकार की उस योजना का भी लाभ यूपी को मिला, जिसमें कि भारत सरकार ने उसको हर डिजिटाइज किए गए डेटा के लिए 5 रुपये प्रति डेटा यूपी सरकार को प्रदान किया। क्या उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने मुझे दिल्ली के इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो में भेजा, और हम लोगों ने वहाँ स्टडी किया, पूरा घूम घूम के देखा क्या नए मॉडल की गाड़ियाँ आई हैं, किस तरह इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, ग्रीन फ्यूल्स के बारे में। ये भी मुझे याद है कि जिस दिन मुझे ये प्रेजेंटेशन माननीय मंत्री जी और सभी पूरे विभाग के सामने देना था, वो हमने किया। तो जब मैंने वो प्रेजेंटेशन दिया तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, वो टेक्नोलॉजीज़ जो हमने नई नई बताई, तो उसको जो हमारे शासन ने अप्रिशिएट किया। और उसके बाद लो फ्लोर बसेस इंट्रोड्यूस हुई लखनऊ में, जो कि पहले की इमेज हुआ करती थी कि बड़ी, उसके बाद पिक्चर बदल गई, एकदम लो फ्लोर एसी बसेस, जिसमें कि दिव्यांगजन भी बहुत आराम से चढ़ सकते हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा कदम था। उसके बाद सर वाहन सॉफ्टवेयर जो, और ये ऑनलाइन टेस्टिंग वगैरह, ये सब मेरे टाइम में शुरू हुए। और बहुत सारे हमने ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगवाए, लोगों के बीच में जाकर, मैनुअल के ज़माने में उस वक्त लोगों के बीच में जाकर ज़्यादातर लोगों को और महिलाओं को हमने वो किया, सेंसिटाइज़ किया। उन्नाव में भी मैंने देखा कि उन्नाव में महिलाएं बहुत कम आती थी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो मैंने उनके लिए काफ़ी सारे जागरूकता कैंप्स और ये सब करे, लोग उसमें आए। और अभी अयोध्या में जो एक बिल्कुल ही हमारा एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस काम करने का रहा, जो एक जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व पटल पर इस वक्त अयोध्या नगरी जो है वो चमक रही है, और सब लोगों की निगाहें उस पर रहती हैं। तो वो जो दौर रहा उसमें मैंने काम किया, उतने लाखों श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए हमने परिवहन व्यवस्था की, जो प्राण प्रतिष्ठा के समय भी लगातार आज तक वहाँ हर दिन पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। कुंभ के समय भी बहुत ज़्यादा लाखों लोग वहाँ पर आए। तो उसके लिए शासन ने भी सम्मानित किया हमें, जो हमने दुर्घटना मुक्त एक वो इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा जो एक पूरा लगातार सेट ऑफ प्रोग्राम्स पूरे साल चले, तो उसके लिए हम लोगों ने जो किया, तो पर्सनली मुझे भी सम्मानित किया गया उसके लिए।
तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। और यहाँ जो हमारी जब ड्यूटी लगी, तो जो देश भर के जो चुनिंदा सबसे हर फील्ड के जो उत्कृष्ट विभूतियां हैं हमारे, अगर खेल की बात करें तो सचिन तेंदुलकर जी, बॉलीवुड की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी, माधुरी दीक्षित से लेके सभी लोग, अगर हम पॉलिटिकल नेतृत्व की बात करें तो हर पार्टी के, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्रीगण जो माननीय, सब हमारे माननीय अतिथिगण जो थे वहाँ पर, हर फील्ड के लोग वहाँ थे और उनको हमें स्वागत करने का, उनके लिए परिवहन व्यवस्था करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमने एक अपने उसको कर्तव्य मानते हुए बहुत अच्छे से उस भूमिका को निभाया। कोऑर्डिनेशन विद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, CISF, पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सबको इनके बीच में दौड़ते हुए सभी ऑफिसर्स का नेचुरली वो एक टीम वर्क था। हमारे वरिष्ठ सब अधिकारीगण वहाँ थे, माननीय सब हमारे गण थे। तो सब लोगों के बीच में वो हमने जब वो किया और उन लोगों को एक कंफर्टेबल वातावरण दिया, तो लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और पर्सनली सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो वो भी एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा यादगार बन गई हमारे करियर की, कि इस तरह का भी अवसर प्राप्त होता है। जबकि शुरुआत में हमें कुछ हमारे जो फ्रेंडली पुलिस ऑफिसर्स थे वो कह रहे थे कि हमारी ड्यूटी ज़्यादा अच्छी जगह लगी है आपका, लेकिन वो इट टर्न्ड आउट टू बी सो। तो यू नेवर नो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, मतलब ये मैंने सीखा उस वक्त कि इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग, यू आर एमिंग फॉर समथिंग, और अगर आपको वो कहीं नहीं मिला किसी भी कारण से, तो हो सकता है कि डेस्टिनी ने आपको उससे भी बेहतर चीज़ आपके लिए सोच के रखी है। और ये चीज़ें सिविल सर्विस में भी लागू होती हैं कि सिविल सर्विस या उसमें आपको पूरी मेहनत से एग्ज़ाम देना है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो हो सकता है जिस जगह आप जा रहे हैं, फाइनली आप एक लाइब्रेरियन बन रहे हैं, आप एक शिक्षक बन रहे हैं, आप मार्गदर्शक कोच बन रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो वो हो सकता है आप दूसरों के जीवन में उस तरह के परिवर्तन ला सकें जो कि शायद आपने जो रोल सोचा था वो उतना आप वहाँ रहकर नहीं कर पाते। और यहीं पर सर मैं उसकी बात करूं जो आपने कहा था कि हॉबीज़ की बात जो था, पेंटिंग और म्यूज़िक है, तो ये आपको अनवाइंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम में हम लोगों ने कितनी मुश्किल परिस्थितियों में सबने काम किया। परिवहन विभाग भी ने तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने, बच्चों को वहाँ कोटा से लाने में सब पूरा विभाग लगा हुआ था। जो इन्फेक्ट हो जाते थे वो ऑफिसर्स आ ही नहीं पाते थे ऑफिस, और ऐसे वातावरण में जब आप मुंह पे मास्क लगाए हैं और आपको रेवेन्यू भी देखना है, आपको डिफॉल्टर्स को भी आपको सड़क पे नहीं चलने देना है, साथ ही जो पब्लिक ऑफिस में अगर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रोटेशन में पब्लिक के लिए भी सर्विसेज ओपन की गई थी, तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो ऐसा विभाग है जो सबके जीवन को टच करता है कहीं ना कहीं, ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था। तो ऐसे पूरा दिन भर काम करने के बाद, डबल चार्ज में काम करने के बाद, और रात को मैं पेंटिंग करने बैठती थी और सुबह तक मेरी एक पेंटिंग तैयार हो जाती थी। तो इट वाज अ वेरी 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 एक्सक्विजिट एंड वेरी गुड वे ऑफ अनवाइंडिंग। और जो मेरी पेंटिंग्स उस वक्त तैयार हो गई, उसके बाद तो कभी वक्त भी नहीं मिला दोबारा फिर पेंटिंग करने का। लेकिन सब लोगों को अपनी हॉबीज़ परस्यू करनी चाहिए। जो मेंटल प्रेशर है या वर्कलोड का प्रेशर है, उसको अपने स्वास्थ्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पर कभी कभी हम भी लापरवाही दिखा देते हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि आपको अपना ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट भी बहुत सतर्क है आज कल तो आपके हेल्थ के लिए, तो आपको अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए और दिमाग पर और एक होम और वर्क बैलेंस बना के रखना चाहिए ताकि सब कुछ स्मूथली चले। अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आप अगर स्वस्थ है, आप बिना गुस्से के, बिना इमोशनल प्रेशर के अगर आप काम कर पा रहे हैं ऑफिस में, तो ये निश्चित तौर पर जनता के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। और शूटिंग की बात करें तो शूटिंग सर हम लोग, आपने भी चलाए होंगे बचपन में, वो मेले में गुब्बारे पे हम निशाना लगाते थे। राइफल क्लब में भी जाते थे। अच्छा, नहीं आप तो सर वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन, तो आप तो सर आर्मी में भी रहे हैं, तो एंड वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट, हम अभी भी आपके स्टूडेंट हैं। तो
सर मतलब वो चीज़ें जो हैं बचपन की वो इस तरह से काम आई कि जब अयोध्या में ही अभी पहले अयोध्या में मुझे मिला शूटिंग में प्राइजेस के पहले ही दिन हम गए और उसमें शूटिंग रेंज में गए और बुलसाए पे निशाना लगना शुरू सब लोग अवाक कह रहे कि अरे ये तो बहुत प्रैक्टिस के बाद कई मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद ऐसा होता है। तो फिर ये कुछ जेनेटिक भी था क्योंकि मेरी नानी और मेरे फादर पापा मम्मी भी एनसीसी में राइफल शूटिंग में जाती थी कई जगह, वो भी उनका भी असर रहा होगा। तो शूटिंग में भी गोवा में नेशनल मास्टर्स गेम्स में गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मिला। ये सब चीज़ें भी आपकी नौकरी के साथ एक सुखद अनुभूति देती हैं क्योंकि उसके बाद सभी को बहुत खुशी हुई ये अवार्ड मिलने के बाद। और सभी लोग जो हैं अयोध्या के भी लखनऊ के भी जितने भी हमारे सभी लोग हैं तो सबने उसको अप्रिशिएट किया और इस तरह से एक अचीवमेंट्स में और चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा ऋतु आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी वार्ता हुई। बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हुई, आपकी उपलब्धियों, शासन की नीतियों, सरकार का परिवहन में क्या और नया प्रयोग नागरिकों की सुविधाओं के लिए हो रहा है, ये तमाम जानकारियां आपसे मिली। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम वार्ता इस एजुकेशन चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।